I welcome you all in the next video tutorial of herbal drug technology revision. So in this video we are going to cover some of the important questions related to the herbal drug technology. So let's start. So question number 1. Flavonoids block ACE enzyme that cause high BP. They also block suicidal enzyme, that is cyclooxygenase, that break down prostaglandins, and they prevent the platelet stickiness and hence aids in the platelet aggregation. The question basically बहुत simple है. ये बोल रहा है कि flavonoids का mechanism of action क्या है. Yes, it block ACE enzymes. It also act by blocking the suicide enzyme, that is known as the cyclooxygenase. It also prevent the platelet aggregation. The answer is option A is true, option B is false. So correct answer is true. Yes, it is right. तो फ्लैवोनॉइड्स का ये सब मैकेनिज्म एक्शन आपको याद रखना है. नेक्स्ट, न्यूट्रास्यूटिकल्स है क्या बेसिकली? दीज आर द नेचुरली डिराइव्ड बायोएक्टिव कंपाउंड्स. डाइटरी सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स, एंड हैव हेल्थ प्रोमोटिंग, डिजीज प्रिवेंटिंग benefits. Yes, it is right again. This statement is right. Question number 3, herbal drug interaction. Hypericum perforatum, St. John wort. Okay, this plant is also known as St. John wort plus cyclosporin, immunosuppressant drug. होगा क्या? Induction of CYP3A4 cytochrome CYP3A4. Yes, it is again correct. Next question number 4, जिनको बायलोबा प्लस वारफारिन, अगर जिनको बायलोबा के साथ वारफारिन कंज्यूम की जाएगी तब क्या होगा? डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. नो, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है जब हम जिनको को कंज्यूम करते हैं किसी भी एंटीकोगुलेंट ड्रग के साथ. ओके, नेक्स्ट, Phyllanthus umbilica and Phyllanthus amaras, they are known as a भुइयां आंवला. दो प्लांट है जिसका नाम है Phyllanthus umbilica, Phyllanthus amara. It is used as a allied drug और admixed with Umbelica officinalis. तो आंवला क्या है? इंडियन गूसबेरी, इसका नाम है Umbelica officinalis. उसकी दो allied drugs भी हैं जैसे Phyllanthus umbilica और Phyllanthus amara. Yes, this statement is correct. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Next question, homeopathy is a system of medical treatment introduced by Dr. Christian Samuel Hahnemann, a German physician. Yes, it is right statement. So option A is the right one. Next question, with regard to the भस्मा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है जिसमें 3 प्रोसीजर यूज करते हैं, शोधन, भावन और मारण. शोधना, भावना और मारणा. तो ये शोधन से रिलेटेड है. शोधना प्रोसीजर हेल्प्स इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स टू डिवाइड इनटू फाइनेस्ट डिवीजन. यस, इट इज राइट स्टेटमेंट. शोधन में हम किसी भी ड्रग को डिसइंटीग्रेट करके उसको फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट करते हैं. और भस्मास आर ऑल्सो रिगार्डेड एज एशियंट इंडियन नैनो मेडिसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू भस्मा. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पुटा इज इक्वल टू डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज. तो भस्म बनाने में हमारा एम क्या होगा? हमें पार्टिकल साइज कम करना है, नैनो पार्टिकल्स में होना चाहिए. तो भस्म बनाते वक्त अगर हम इंक्रीज करेंगे पुटा, तो पुटा बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कि हम भस्म में यूज करते हैं, जिसमें भस्म को हम अग्नि में डालते हैं ताकि वो पूरी तरह से भस्म हो जाए, जिसे हम बोलते हैं पुटा. तो भस्म में जितनी ज्यादा हम पुट देंगे, जितनी ज्यादा बार उसको हम पुट देंगे, उतना ही कम उसका पार्टिकल साइज होता जाएगा. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. जितना ज़्यादा पुटा होगा उतना कम उसका पार्टिकल साइज हो जाएगा. तो कई बार भस्मों में कई ऐसी आयुर्वेदिक भस्म्स हैं जिसको हम 100 बार, 2000 बार भी या 500 बार भी पुटा में प्रोसीजर में अडॉप्ट करते हैं. नेक्स्ट, घृता, अगेन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन. घृता क्या है? दीज आर दी मेडिकेटेड घीज और क्लैरिफाइड बटर. बिल्कुल सही है. घी और बटर इज हीटेड ऑन द फायर टू रिमूव वाटर. बिल्कुल सही. लिटिल टर्मेरिक जूस इज ऑल्सो एडेड to purify it. Yes, statement is correct. Option number A is the right answer. Next question, आसवास से रिलेटेड है. इट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन. सेमी सॉलिड, ओके. आसवास मुझे नहीं लगता सेमी सॉलिड है, क्योंकि आसवास और अरिस्ट क्या है? लिक्विड प्रिपरेशन. कौन सी? फर्मेंटेड अल्कोहलिक प्रिपरेशन है. तो हर्बल ड्रग प्रिपेयर्ड बाय डिकॉक्शन, ये तो सही है, लेकिन ये है लिक्विड, तो ये गलत आ गया. नेक्स्ट इज दी, और आसव अरिस्ट में आपने याद रखना है, अरिस्ट बनाते वक्त हम हीट करते हैं, डिकॉक्शन बनाएंगे प्लांट मटेरियल की, लेकिन आसव में डायरेक्ट ड्रग को हम सोक कर देते हैं अपने जैगरी सॉल्यूशन में. ओके, तो अरिस्ट रिक्वायर हीटिंग, आसवा डू नॉट रिक्वायर हीटिंग और प्रिपरेशन ऑफ डिकॉक्शन, जिसको हम क्षाय भी बोलते हैं. नेक्स्ट, मैन्योर. तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. यस, बिल्कुल सही है. इट कंट्रीब्यूट टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. यस, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू. Next question, question number 13, green manure. It is a decomposed mixture of the cattle dung, remnants of the straw and plant stalks fed to cattle.
तो ये देखना पड़ेगा। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है हम जो पत्ते वगैरह या वेजिटेबल्स यूज करते हैं खाद बनाने के लिए, मैन्योर बनाने के लिए। तो इट इज अ डीकंपोज मिक्सचर ऑफ काउ डंग कहना गलत है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, दैट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया रजिस्टर्ड अंडर विच रीजन अकॉर्डिंग टू द आईसीएच गाइडलाइंस। तो आईसीएच गाइडलाइंस के पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो आपको याद रखनी है इंडिया किस जोन में आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के हिसाब से। हॉट एंड ड्राई रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया हॉट एंड ड्राई रीजन में आएगा। ओके, तो आईसीएच में इंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन, जिसमें कि हमने 4 जोन बनाए हैं। इंडिया हॉट एंड ड्राई जोन में आएगा। एज पर आईसीएच गाइडलाइंस सेक्शन Q1B डील्स विद ऑप्शन ए फोटो स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो आप, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आईसीएच गाइडलाइंस पढ़ें, क्योंकि ये हम सब चीजें डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगेन दिस इज अ वेबसाइट, तो आपको वर्क प्रोडक्ट्स पे जाना है। यहाँ पे आपकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी गाइड, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस दी हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पे, तो आप अगर क्यू पे क्लिक करेंगे तो आप क्यू वाली गाइडलाइंस पे जाएंगे। देन Q1 क्वेश्चन था हमारा Q1B। तो Q1B क्या है, ये स्टेबिलिटी टेस्टिंग से रिलेट कर रहा है, जिसके अंदर फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंसेज और ड्रग प्रोडक्ट्स की बात की है। जबकि Q1C क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू डोजेस फॉर्म। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी की आईसीएच गाइडलाइंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेटेंट ऑन कुरकुमा, कुरकुमा जिसे हमने हल्दी कहा है, इट प्रमोट द हीलिंग ऑफ द वाउंड बाय एडमिनिस्ट्रिंग टर्मरिक टू ए पेशेंट अफेक्टेड विद द वाउंड। अब हल्दी को हम यूज करते हैं घाव में, हजारों साल पहले से हम यूज कर रहे हैं इसको। ग्रांटेड बाय यूएसपीटीओ वाज रिवोक्ड इन विच ईयर। हुआ क्या था, यूएसपीटीओ ने एक ग्रांट कर दिया था पेटेंट को, हल्दी को एक पेटेंट ग्रांट कर दिया था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किस वर्ष किया गया था, 1997। तो इट इज द करेक्ट आंसर। आईसीएच गाइडलाइंस वर इंसेप्टेड इन द ईयर 1990। 1990 में आईसीएच गाइडलाइंस को इंसेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द कंप्लीशन ऑफ द फर्मेंटेशन इन द प्रेपरेशन ऑफ आसवा अरिष्ठा। जब आसव अरिष्ठ हम बना लेते हैं, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं, एल्कोहलिक प्रिपरेशन फर्मेंटेशन के जरिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्या दिखता है हमें, एफरवेसेंस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो हमें एफरवेसेंस दिखती है। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ फसाई, FSSAI की क्या है, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस प्लांट, एक प्लांट की बात हो रही है, आर एल्कलॉइड्स एंड स्टीरोडोलैक्टोन्स। उस प्लांट में एल्कलॉइड्स हैं, स्टीरोडोलैक्टोन्स हैं, और क्या क्या है, स्टीरोडोलैक्टोन्स में विदानोलाइड्स हैं। तो हमें पता है विदानाफेरिन और विदानोलाइड्स हैं अश्वगंधा में, दैट इज विदानिया सोमनीफेरा। तो उसको विंटर चेरी भी हम बोलते हैं। तो आपने याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द जीनस ऑफ हाईली अनयूजुअल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नोन एज द मेडन हेयर ट्री। तो अगर आपको याद होगा तो एंजियोस्पर्म्स थे फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एक प्लांट आएगा आपका जिनको बाइलोबा, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेडन हेयर ट्री। नेक्स्ट, एल्कलॉइड्स लाइक, कौन कौन से एल्कलॉइड्स हैं, ट्रेगोनिल, जेंटेनिन एंड कार्पेनिन, दीज आर प्रेजेंट इन मेथी में है। ट्राइगोनेला से आपने याद रखना, ट्राइगोनेलिन। तो ट्राइगोनेला फेन्यूग्रेकम मेथी का बोटानिकल नेम है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन, गुड एग्रीकल्चर। GMP क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो आपको इसमें शेड्यूल्स भी याद रखने, GMP के शेड्यूल में आता है, शेड्यूल M में। ओके, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ बोरेविया बेसियाना। ये कुछ एक प्लांट्स दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं बेसिकली पेस्टिसाइड्स के, बायोपेस्टिसाइड जिसे हम बोलते हैं। तो ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हैं ये फंगल बायोपेस्टिसाइड्स के। सभी के सभी आपने कुछ एक इसमें याद रखने हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन है नोमुरिया रेली। तो ये रहा आपका नोमुरिया, तो ये बहुत ही कॉमन फंगल बायोपेस्टिसाइड। दूसरा एग्जांपल आप ये याद रख सकते हैं, बोरेविया, दिस इज वेरी वेरी कॉमन फंगल बायोपेस्टिसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इंक्लूड सब्सटेंसेस सच एज इंसेक्ट सेक्स फेरोमोन्स दैट इंटरेक्ट विद द मीटिंग दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट टू ट्रैप। ये हमने अच्छे से किया है। तो सेक्स फेरोमोन्स किस कैटेगरी में आएंगे, ये बायोपेस्टिसाइड्स है, कौन से, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स। और PIPs भी हमने किया है, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कोई मॉडिफिकेशन करते हैं
किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन सके। नेक्स्ट है डैश आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय दीज ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। तो माइक्रोबियल में हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस भी आता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी एग्जांपल्स होंगे किसके? माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स के। नेक्स्ट BD 500। अब बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में BD का मतलब है बायोडायनेमिक, ओके। तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में कुछ एक प्रोडक्ट्स हमने पढ़े थे, तो BD 500 डील्स विद दी काउ हॉर्न मैन्योर, जिसमें कि काउ के हॉर्न यूज करते थे मैन्योर बनाने के लिए। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो कुछ इस तरह से हम गाय के सींग लेते हैं, उसमें हम जो भी मैन्योर वगैरह भरते हैं, काउ डंग, उसको गड्ढे में पर्टिकुलर टाइम के लिए रखते हैं खाद बनाने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा है ऑलरेडी बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बायोडायनेमिक प्रिपरेशंस इज गिवन बाय, तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के फादर हैं डॉक्टर रुडोल्फ स्टीनर। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर स्टीनर। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम ऑफ अगेन एडवांस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही तरीका है जिसमें कि हम नेचुरल सोर्सेज को यूज करते हैं, किसी भी तरह का सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। दैट इज द बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डिस्टिंक्टिव साइन और इंडिकेटर ऑफ सम काइंड विच इज यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल और द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू यूनिकली आइडेंटिफाई। तो ऐसा साइन सिंबल को हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है, जिसे हम ब्रांड मेकिंग बोलते हैं बेसिकली। अब अमूल के दूध पे, अमूल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, आपने ये अमूल गर्ल देखी होगी, बहुत फेमस हैं बटर पे, तो ये अमूल का ट्रेडमार्क है, ये अमूल का ट्रेडमार्क है इस कंपनी का। उसी तरह से इस तरह का निशान आपने रिबॉक पे देखा है, तो ये सारे के सारे हमारे ट्रेडमार्क में आते हैं, जो कि हमने IPR की कैटेगरी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अच्छे से पढ़ा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट रूट दैट इज सिनोनिम शुगर बीट, ओरिजिन रूट ऑफ बीटा वुल्गारिस, फैमिली चिनोपोडेसी। तो प्लांट के बारे में बताया गया, ये सारी चीजें सही हैं। बीट रूट जिसे हम चुकंदर भी बोलते हैं, इट इज वेरी वाइडली यूज्ड एज अ कलरेंट ऑल्सो, सैलेड ड्रेसिंग्स में भी इसे हम यूज करते हैं। लेट मी शो यू द प्लांट। यस, हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं, बीट रूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल कंट्रोल। तो जैसे हमने बायोकेमिकल कंट्रोल पढ़ा, बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा, उसी तरह से कल्चर कंट्रोल भी है। पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के मेथड्स हैं। क्या उसमें प्लांट सिलेक्शन करते हैं, रोटेशन, प्लांट डेट्स, इंटरप्लांटिंग, यस, ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं कल्चरल कंट्रोल में, ओके। नेक्स्ट, मैकेनिकल कंट्रोल में हम मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे ट्रैप्स, बैरियर्स और प्रूनिंग। यस, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। PIPs, ये भी पेस्टिसाइड के एग्जांपल हैं बायोपेस्टिसाइड्स के। तो PIPs क्या हैं? दीज आर दी पेस्टिसाइड सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल दैट हैज बीन एडेड टू द प्लांट। यस, बिल्कुल सही है। अगर आपको याद होगा, BT कॉटन बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, उसके अंदर भी हमने कॉटन के अंदर एक अलग बैक्टीरिया का जीन इनकॉर्पोरेट किया और उस कॉटन को हमने पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया। उसी तरह से हम प्लांट्स में आजकल दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं, या किसी और ऑर्गेनिजम्स के जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको पेस्ट रेजिस्टेंट और ड्राउट रेजिस्टेंट हम बनाते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी उसकी अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जैसे गोल्डन राइस है, तो आजकल एक कंसेप्ट है गोल्डन। अब कुछ समय बाद हम इस तरह के मार्केट में प्रोडक्ट देखने वाले हैं, गोल्डन राइस। अब राइस में क्या है, हमें सिर्फ स्टार्च मिलते हैं, ज़्यादातर किसी तरह का विटामिन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर सपोज किसी पर्टिकुलर वैरायटी के राइस में विटामिन है भी है, तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में है। तो हमने विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या किया, हमने कैरोटीन इंड्यूस कर दिया, मतलब कि इसमें विटामिन A इंड्यूस कर दिया किसी और ऑर्गेनिज्म के जीन्स की हेल्प से उस प्लांट में, और ताकि इसके अंदर फिर वो क्वालिटीज आ गई। तो इस तरह के कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें गोल्डन राइस हमारे मार्केट में अब हम देखने वाले हैं कुछ समय में। तो ये भी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ट्रांसजेनिक क्रॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर एडवर्ड हॉवर्ड इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग। नो, हमने पढ़ा है सर एडवर्ड हॉवर्ड को हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और बायोडायनेमिक फार्मिंग के फादर कौन है? रुडोल्फ स्टीनर, ओके। तो जो चीजें आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसवास का फिर से क्वेश्चन। आसवास द ड्रग इज बेसिकली, जो भी टेक्स्ट में मेंशन है, आर कोर्सली पाउडर, क्षाय इज ऑब्टेन। आसव के केस में हम क्षाय नहीं बनाते हैं, अरिस्ट के केस में हम ड्रग को डिकॉक्शन बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑन विच यूनानी सिस्टम वर्क, दैट इज फायर, आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे आयुर्वेदिक सिस्टम में हम पंच महाभूत की बात करते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, उसी तरह से यूनानी सिस्टम में हम
फायर, एयर, वाटर, और जिसे हम आग, हवा, पानी और मिट्टी कहते हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस विच कन्वर्ट द प्यूरिफाइड मेटल्स एंड मिनरल्स इनटू भस्मा आफ्टर सब्जेक्टिंग देम टू लविकेशन एंड इंसिनरेशन इज कॉल्ड भावना। नो, इस प्रोसीजर को हम मारना बोलते हैं, बेसिकली मारण बोलते हैं, मारण, जिसमें कि हम ड्रग्स को इंसिनरेट करते हैं। तो भस्म बनाने के 3 प्रोसीजर हैं, शोधन, भावन और मारण। ओके, शोधन में हम उसको पहले मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं। जब भावना में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है उसकी लेविगेशन करते हैं उस मेटल के साथ। और लास्ट प्रोसीजर होगा मारण, जिसमें हम भस्म को एक अग्नि में झोंकते हैं, उसको पुट जिसे हम बोलते हैं कि हमने भस्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आयुर्वेदा सिस्टम द 5 बेसिक कंसेप्ट पंच महाभूतार आर नेम्ड एट नीलम, नीर, निरप्पु, कटरू और वेली। नो, ये जितना भी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे सिद्धा सिस्टम की बात की गई है। हमने अभी देखा आयुर्वेद में पंच महाभूत क्या है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। लेकिन सिद्धा सिस्टम जो कि द्रविडियन सिस्टम में साउथ इंडिया में प्रचलित हुआ, और इसी तरह से ये साउथ इंडियन नाम आपको लग रहे होंगे, नीलम, नीर, निरप्पु, कटरू, वेली, तो ये सारे के सारे सिद्धा सिस्टम में आएंगे। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ अग्नि साध्य वटी 2 तरह की वटी बनती हैं, वटी, गुटिका और वटिका, जिसे हम टेबलेट्स और पिल के नाम से जानते हैं। एक होती है अग्नि साध्य, एक अन अग्नि साध्य। तो एक में हीटिंग रिक्वायर्ड है, एक में हम हीटिंग नहीं करते। इन केस ऑफ अग्नि साध्य वटी, द शुगर और जैगरी और गूगल इज मेड लाइक लेहा ऑन माइल्ड फायर। तो ये सही लग रहा है क्योंकि इसमें माइल्ड फायर की बात की गई है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। बाकी स्टेटमेंट आपने खुद करना है। नेक्स्ट, बायोपैरेसी सेड टू बी अनफेयर, अनएथिकल एंड अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिजिनस कल्चर। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अपने सिलेबस में जब हम पढ़ रहे थे, बायोपैरेसी, जिसमें कि कुछ एक फॉरेन कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्री का या डेवलपिंग कंट्री के ऊपर उनके जो आईपीआरस हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो इट इज अनफेयर, यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अनएथिकल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, bioprospecting is also known as the biodiversity prospecting is the exploration of the biological material for commercially available या valuable genetic and biochemical properties। बिल्कुल सही है, बायोप्रोस्पेक्टिंग के जरिए हम बेसिकली एक रिसर्च करेंगे ताकि न्यू मॉलिक्यूल्स की टेस्टिंग हम कर सकें और नई मेडिसिन हम बना सकें। जैसे कि इसमें हमने एक एग्जाम्पल किया था, हमने जैसे थर्मस एक्वेटिकस, एक्सट्रीमोफाइल्स, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं। तो उसमें एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस हमें कहाँ मिलता है, बहुत हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी उबल रहा है, वहाँ पे भी हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो इसको हम यूज़ करते हैं आज की डेट में पीसीआर टेस्टिंग में। यस, कोविड में जो आरटीपीसीआर है उसमें हम थर्मस एक्वेटिकस का यूज़ करते हैं। इसकी खास बात क्या है, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन विदस्टैंड हीट, ये हीट झेल लेता है, इसमें ये क्षमता है। तो पीसीआर में हम इसको यूज़ भी करते हैं। तो बायोप्रोस्पेक्टिंग में हमने ये चीज़ें देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीसीसी दैट इज द ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी is also an advisory board constituted by the central government। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डीसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फाइटोसोम्स एनहांसिंग बायोबिलिटी, बिल्कुल सही, एंटीऑक्सीडेंट, हेपेटोप्रोटेक्टिव, ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन, यस इट इज ऑल्सो यूज इन द कैंसर। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द फाइटोसोम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसराइजिन इज अ डाइट्रपिनोइड सैपोनिन obtained from the roots and stolon of Glycyrrhiza glabra। तो ग्लिसराइजिन सेपोनिन तो है, ऑब्टेन भी हो रहा है रूट एंड स्टोलोन, लेकिन ये डाइट्रपिनोइड नहीं है। तो ग्लिसराइजिन इज नॉट दी डाइट्रपिनोइड। तो ग्लिसराइजिन इज अ पेंटासाइक्लिक ट्राइट्रपिनोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोहेस्पेरिडिन इट इज अ डाइहाइड्रोकैल्कोन एंड इज 330 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यस बिल्कुल सही है। नियोहेस्पेरिडिन, इस पे काम चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे इन प्रोडक्ट्स के, हम काफ़ी कम समय बाद देखेंगे मार्केट में ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर हमें देखने को मिलेंगे। अभी हम स्टीविया यूज़ कर रहे हैं जो मार्केट में हमें देखते हैं, स्टीविया रिबोर्डियाना, स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सैफ्रॉन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सैटिवस फैमिली पोएसी। स्टिग्मा बिल्कुल सही है, क्रोकस सैटिवस भी सही है, लेकिन फैमिली सही नहीं है। केसर की फैमिली है इरिडेसी। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट है ना। अब ये मेहंदी की बात की, इसका साइनोनिम इजिप्शियन, प्राइवेट, देन ओरिजिन लीव्स हैं,
इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लोसेनिया इनर्विस, ये भी सही है। फैमिली सही नहीं है, हिना की फैमिली है लिथ्रेसी, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। थुमेंटिन, थुमेंटिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन फाउंड इन द एरियल्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द प्लांट, थुमेंटोकोकस डेलिनी, फैमिली मरेंशियसी। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ artificial sweetener and it is very very more sweeter than sugar. Next question, leaf miners, flea beetles are the examples of pest. बिल्कुल सही है। तो आपने देखा भी होगा, flea beetles आपने देखी है। लेट मी शो यू द फोटोग्राफ, प्लीज सी। ये flea beetle है जो कि बहुत ही कॉमन पेस्टिसाइड है, इस तरह से प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल डाई कार्मीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस कार्मिनिक एसिड that differs prediction by insect। तो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स लग रहा है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा जो कार्बनिक एसिड डाई है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट। एक इंसेक्ट है जिसको हम बोलते हैं कुचिनियल। तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूं उसका, एज यू कैन सी। तो ये कुचिनियल इंसेक्ट है, इससे हमें एक डाई, एक केमिकल कंपाउंड मिलता है कार्मीन। तो कार्मीन से हम फिर डाई बनाते हैं, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सैक्रिन, एस्पार्टमिन एंड एसल्फेन आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिटिव स्वीटनर। नहीं, ये नॉन न्यूट्रिटिव है, इस पे किसी तरह का न्यूट्रिशन एलिमेंट नहीं होता, तो ये फॉल्स है। और ये वैसे भी आर्टिफिशियल हैं, तो किसी तरह का न्यूट्रिशन इसमें नहीं मिलता है, ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइटोसोम द फोस्फाटिडिल कोलिन एंड द प्लांट कंपाउंड्स actually form a 1:1 or 2:1 molecular complex depending upon the substances which do not involve any chemical bond, does not involve any chemical bond। तो ये ऐसा नहीं है फाइटोसोम में केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ओके, और ये अगर हम लिपोसोम की बात करें तो लिपोसोम में किसी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। तो नेक्स्ट है, एज पर WHO गाइडलाइंस फॉर असेसिंग ऑफ द हर्बल मेडिसिन विद रेफरेंस टू द कंटेमिनेंट्स, हर्बल प्रिपरेशन की डेफिनेशन दे रखी है। सो दीज आर दी होल प्लांट पार्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। तो ये मुझे हर्बल प्रिपरेशन की डेफिनेशन नहीं, बल्कि एज अ हर्बल की डेफिनेशन लग रही है, हर्बल ड्रग की डेफिनेशन लग रही है, जिसके अंदर हर्ब्स में हम प्लांट को यूज करते हैं, होल पार्ट भी यूज करते हैं, जूस भी यूज कर सकते हैं, गम्स, एसेंशियल ऑयल। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in DCC board was constituted with the purpose to advise the center and the state government on a technical matter arising out of the administration of the Drugs and Cosmetic Act। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि DCC बोर्ड इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा डिटैब, दैट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो वो टेक्निकल मैटर्स पे गाइडलाइंस देते हैं, तो डिटैब बोलते हैं हम उसको, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो DCC इज रॉन्ग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट पेटेंटेबल, इसमें से कौन सा पेटेंटेबल नहीं है? द मेयर डिस्कवरी ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल और द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और डिस्कवरी, ये सब चीज़ें पेटेंटेबल नहीं है। ओके, तो जो भी चीज़ें पेटेंट होंगी वो नोवल होनी चाहिए, वो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें हम पेटेंट एक्ट में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट शेड्यूल डैश रिलेट्स टू द रिक्वायरमेंट्स इन द गाइडलाइंस फॉर द परमिशन टू ASU क्लिनिकल ट्रायल्स। तो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कंपनीज आयुर्वेद की आज कोविड पीरियड में क्लेम कर रही हैं कि हमारी ड्रग काम करती हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल तो किए, लेकिन किस तरह से किए और वो सही है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यस, शेड्यूल Z डील कर रहा है ASU क्लिनिकल ट्रायल से। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल स्वीटनर। आइडियल स्वीटनर में क्या खास चीज़ होनी चाहिए? कॉम्पैटिबल, यस। स्वीटनेस इवन इन लो कंसेंट्रेशन, यस। एग्रीएबल ऑर्डर, इंड्यूस ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। तो आइडियल स्वीटनर में ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। अब जैसे स्टीविया है, तो स्टीविया हम यूज़ करते हैं, तो स्टीविया के एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई गई है। तो अगर हमें कुछ ऐसा प्लांट मिल सके जो हमें स्वीटनेस तो दे और एंटी डायबिटिक भी हो, तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इस पे काम भी चल रहा है, रिसर्च भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली ग्लाइसराइजिन। केमिकली ग्लाइसराइजिन क्या है? यस, मैं सीधे आंसर रिपीट करता हूं, कैल्शियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द ग्लिसरेनिक एसिड विच इज अ ग्लाइकोसाइड।
ओके, ऑप्शन नंबर ए। थुमेंटिन, अभी हमने क्वेश्चन किया, इसकी फैमिली हमने देखी थी, थुमेंटिन ऑब्टेन फ्रॉम द थुमेटोकोकस डेलिनी, इसकी फैमिली है मेरेंसिएसी, इज द सी आंसर। नेक्स्ट, दिस प्लांट इज द साइनोनिम ऑफ लिपस्टिक पोड। तो एक प्लांट है एनेटो, इसका नाम है बिक्सा ओरिलेना। लेट मी शो यू द पिक ऑल्सो, याद रखिएगा इस प्लांट का नाम है लिपस्टिक पोड। तो इसको हम लिपस्टिक बनाने में भी यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? कलरेंट यूज करेंगे, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविसेल किसका ब्रांड नेम है? यस, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का ब्रांड नेम है एविसेल। तो एविसेल बहुत ही कॉमन हमें मार्केट में देखने को भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस्ट बीन गम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच पार्ट? पेरेन्काइमा लीफ। नो, ये हमें बेसिकली सीड से मिलती है गम, ये गम हमें सीड से मिलती है, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और सीड का किस पार्ट से? एंडोस्पर्म। तो लोकस्ट बीन गम इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो मैं आपको लोकस्ट बीन गम दिखा देता हूं, LOCUST, लोकस्ट BE। तो ये फोटोग्राफ दिखाने का मतलब आपको यही है कि एक बार आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इजीली कर पाओगे इसको। तो ये लोकस्ट बीन गम इस तरह से हमें ये इनके बीन से हम ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेमिनेशन ऑफ अ स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और द फिनिश प्रोडक्ट विद अनदर स्टार्टिंग मटेरियल इज नोन एज द क्रॉस कंटेमिनेशन। तो जीएमपी में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है किसी भी और प्रोडक्ट के साथ कंटेमिनेट ना हो, उसे हम क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं। तो क्रॉस कंटेमिनेशन से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट, डिटैब क्या है? डिटैब के अंदर कितने मेंबर हैं? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसकी हमने बात की थी। कितने मेंबर्स होंगे इसमें? 18 मेंबर्स होते हैं। तो आपने याद रखना, डिटैब में 18 मेंबर्स हैं। तो इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। डीसीसी क्या है? इट इज अ ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल? नो, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है डीसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग। ऑप्शन बी इसमें रहेगा। मैं डायरेक्ट आंसर्स आपको बता रहा हूं। द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज एंड द फार्मर एक्ट इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर? 2001 में ये एक्ट आया, जो हमारे सिलेबस में भी है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटीज एंड द फार्मर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। तो यस, डैश रेफर टू द इंडिजिनस कम्युनिटीज कंप्राइजिंग नॉलेज, इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो इसको हम ट्रेडिशन नॉलेज बोलते हैं, जो कि हमारी एक पर्टिकुलर ट्राइबल या कम्युनिटी के पास होगा, जो उसको लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो नॉलेज ट्रांसफर होता है, और वो नॉलेज हमें उन ट्राइबल लोगों को कैसे हुआ है? विद एक्सपीरियंस से। हजारों साल लगे उस नॉलेज को बनने में, जिसको हमने इंडिजिनस और ट्रेडिशन नॉलेज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1994 ये वो कहानी आ गई, आप वीडियो देखें जो भी मैंने हल्दी का ये केस स्टडी डाली और नीम का, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन 1994 द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी वाज ग्रांटेड अ पेटेंट बाय द ईपीओ। तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस था, उसने 1994 में एक कंपनी को पेटेंट दे दिया। किसके लिए? एक प्रोडक्ट बनाया उस कंपनी ने, जो कि कंपनी ने क्लेम किया कि वो उसने नीम ऑयल से बनाया है। और नीम को तो हम इंडियंस में हर जगह यूज़ करते हैं एज ए पेस्टिसाइड, हम हज़ारों साल से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये बाद में पेटेंट को रिवोक करना पड़ा, ख़त्म भी करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन है, किस कंपनी ने वो पेटेंट क्लेम किया? तो WR ग्रेस एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने वॉज ग्रांटेड पेटेंट बाय ईपीओ ने उनको पेटेंट प्रदान कर दिया था, जो कि बाद में हमने रिवोक किया, इंडियंस ने चैलेंज किया और उस पेटेंट को खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि नीम को हम बहुत ही पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं। तो पेटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, इनोवेटिव स्टेप होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट नई इनोवेशन होना चाहिए, नोवल आइडिया होना चाहिए, और ये किसी तरह का नोवल आइडिया नहीं था। नेक्स्ट, USPTO स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये भी हमने पेटेंट में अच्छे से किया है। USPTO, आपको ऑफिस दिखाता हूं उसका। चलिए ये देखिए, USPTO साइट है, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेटेंट से रिलेटेड ऑफिस है, जहाँ पे वो जितने भी पेटेंट्स हैं उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है। तो एक बार ज़रूर इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है, इन 1995, अब उसी तरह से जैसे नीम के साथ हुआ, हल्दी के साथ भी ऐसा हुआ। हल्दी जो कि हम आयुर्वेद में हज़ारों साल से यूज़ करते आ रहे हैं। किस लिए? घाव में जब भी चोट लग जाए हम हल्दी लगाते हैं एक्सटर्नली, हल्दी वाला दूध हम कंज्यूम करते हैं। तो 1995 में भी क्या हुआ? तो अमेरिकन रिसर्चर ऑफ इंडियन ओरिजिन, दो रिसर्चर थे अमेरिका के, इंडियन ओरिजिन के थे, जिनका नाम था सुमन के दास एंड हरिहर की पी कोहली। उन्होंने भी हल्दी पे पेटेंट फाइल कर दिया। उनका टाइटल क्या था? प्रमोटिंग द हीलिंग ऑफ अ वाउंड बाय एडमिनिस्ट्रिंग टर्मरिक टू अ पेशेंट अफेक्टेड विद द वाउंड। क्या बात कर रहे हैं?
वाउंड के लिए तो हम पेटेंट हम हल्दी बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो पेटेंट फाइल करना गलत है। तो ये क्वेश्चन है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी के थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी इसमें आंसर आएगा। तो इस पेटेंट को भी बाद में ख़त्म किया गया, इंडियन स्कॉलर्स ने चैलेंज किया और ये भी रिवॉक कर दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी वही है शायद, यस बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेटेंट ऑफ द कुरकुमा promoting healing of a wound by administering turmeric to a patient affected with the wound granted by USPTO was revoked, cancel कर दिया गया in which year after the intervention of the CSIR Council of Scientific और Indian Research ने Council of Scientific and Industrial Research ने, जो कि CSIR जिसको हम जानते हैं पूरी इंडियाज में CSIR की लैब्स हैं ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो कब खत्म किया गया, 1997 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द नेम और द साइन यूज ऑन द प्रोडक्ट्स विच कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की गई है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इसमें अंतर आएगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर में सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आएगा, चलिए आप बताइए। मैंने गूगल ओपन किया है, इमेजेस ओपन कर लेता हूं। अब आप लोग मुझे एग्जांपल्स, आपके दिमाग में जो भी एग्जांपल चल रहे हैं वो अपने दिमाग में देखिए। सबसे पहले अगर हिमाचल की बात करें, क्योंकि हम हिमाचल से बात कर रहे हैं, तो कांगड़ा टी आएगा। कांगड़ा टी क्या है, हिमाचल में कांगड़ा का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आएगा। उसी तरह से दार्जिलिंग टी का ऑप्शन आएगा, एल्फेंसो मैंगो या कोल्हापुरी चप्पल, ये सारी क्या है, जीआई टैग्स इन्हें मिला हुआ है, उसी पर्टिकुलर एरिए के ये बारे में हमें बताती हैं। उसी तरह से बनारसी साड़ी है या कांचीपुरम सिल्क साड़ी है, उन सब चीज़ों को ऑलरेडी जीआई टैग्स मिल चुके हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ डिस्टिंक्टिव स्टेप और अ साइन ऑफ सम काइंड विच इज यूज्ड बाय द इंडिविजुअल, ये भी हमने भी किया, ट्रेडमार्क की बात हो रही है, हमने पिछले वीडियोस में इसको कंप्लीट किया है। अ डैश इज अ फॉर्मूला, प्रैक्टिस और प्रोसेस, डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी भी कोको कोला हम कोक कंज्यूम करते हैं और कोक जो है अभी भी ट्रेड सीक्रेट बना हुआ है, हमें नहीं पता कि कोक के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो कोको कोला के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी भी ट्रेड सीक्रेट है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कोक का ये जो ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट मैंने लिखा और आगे मैं लिख दूंगा अटलांटा, ATLANT, अटलांटा। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग में हमेशा ये पिक्चर छप जाए कि जो कोको कोला है उसका जो सीक्रेट है वो अभी भी यहाँ इसके अंदर रखा है। कोको कोला वॉल्ट, ये बहुत बड़ा वॉल्ट है अटलांटा के अंदर, वहाँ पे ये इस कोक के सीक्रेट को, कि कोको के कोला के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे रखा है। तो यस, इट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट, ये कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, द टर्म ट्रेडमार्क इज ग्रांटेड फॉर, कितने साल के लिए मिलता है ट्रेडमार्क, तो 10 साल इसका आंसर आएगा। पेटेंट का अभी तक जो टाइम चल रहा है वो 20 साल है। नेक्स्ट, द जनरल रूल ऑफ द कॉपीराइट, कितने साल के लिए कॉपीराइट मिलता है, 60 वर्षों के लिए हमें कॉपीराइट मिलता है, और इसको हम रिन्यू भी करवा सकते हैं। ये क्या चीज़ है बताइए, ये ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, बताइए। तो यस, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क थे, इसलिए ट्रेडमार्क किया। आइडेंटिफाई द मैच, ट्रिप्स की फुल फॉर्म बतानी है आपने। ट्रिप्स हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं टर्म, ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आईपीसी तो आपने याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो होगा, किससे रिलेटेड है ये, ट्रेड से रिलेटेड। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट हुआ था वो डिफरेंट मेंबर नेशन में हुआ था ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब हुआ था, साइन हुआ था 1994 में और इफेक्ट में आया था 1995 में। तो ये 2 डेट्स आप लोगों को याद रखनी है, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए, ट्रिप्स एग्रीमेंट कब साइन हुआ और कब चलन में आया, कब इफेक्ट में आया, दैट इज 1995। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, बस 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट दीजिए। द प्रोटेक्शन ऑफ द, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लांट फार्मर, प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट, प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट कब आया, 2001 पे आया। ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट कितना, 20 साल का टाइम है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। देन आएगा आईपीआर, द नेशनल आईपीआर पॉलिसी की बात हो रही है, 2016 में आई। एन एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट शेल ऑर्डिनरली विल बी पब्लिश्ड आफ्टर, कितने
टाइम लगता है किसी भी पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश होने में। आपने सपोज करिए पेटेंट फाइल कर दिया, लेकिन उसको एक प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ता है और कम से कम 18 महीने का समय उसमें पब्लिशिंग में लग जाता है। सपोज करिए आपने लैब में कोई पेटेंट बना दिया, तो पेटेंट अपने फाइल जब करोगे आपको अपनी डेट मिल जाएगी पब्लिशिंग की, और पब्लिशिंग की डेट के बाद एप्लीकेशन आपको कम से कम 18 महीने लगेंगे उस पेटेंट को आपके हाथ में आने में, और पूरा प्रोसीजर होगा जो फॉलो किया जाएगा इंडियन पेटेंट ऑफिस द्वारा। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर कमर्शियली वैल्यूएबल। तो जो भी पेटेंट आपकी इन्वेंशन होनी चाहिए वो कमर्शियली उसका फ़ायदा होना चाहिए इंडस्ट्री को, मैनकाइंड को। द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड, क्या क्या पेटेंट किया जा सकता है? मशीन, यस। प्रोसेस, कंपोजिशन ऑफ द मैटर, दिस ऑल आर पेटेंटेबल। सिंबल ऑफ द महाराजा ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया को तो निशान है वो क्या है? ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है? यस, सिंपल सा ऑप्शन है, ट्रेडमार्क है। तो ये देखिए ये है एयर इंडिया, अभी इसकी कुछ हालत अच्छी नहीं है, काफ़ी घाटे में चल रहा है। तो पेटेंट क्या है? टेंजिबल प्रॉपर्टी है कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए टेंजिबल क्या है। कई बार हम सुनते हैं इंटेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट है, तो मतलब देख लेते हैं सबसे पहले टेंजिबल या इंटेंजिबल का अर्थ क्या है। तो टेंजिबल का है जो वास्तविक चीज़ है, जो आपको दिख रही है वास्तव में, दैट इज़ टेंजिबल। या फिर जिससे आप परसेप्शन बाय टच, जिससे आप टच करके देख सको, परसेप्ट कर सको, दैट इज़ टेंजिबल। जैसे ही मैंने इंटेंजिबल लिखा, क्या आ गया? अनेबल टू टच, डू नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस। तो पेटेंट्स भी क्या है? इंटेंजिबल है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ कॉपीराइट। अभी हमने देखा 60 साल के लिए कॉपीराइट मिलता है। आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कांगड़ा टी का एग्जाम्पल भी किया, क्या था वो? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर था। ये सारी चीज़ें डैश राइट्स आर द, ये कुछ राइट्स बताए हैं फार्मर से रिलेटेड, जिसमें कि हैव अ राइट ऑन द सीड और प्रोपेगेटिंग मटेरियल। these rights are arises from the important role of the farmer that have playing a role in the conserve and enrich varieties। तो यस, ये फार्मर राइट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एज पर प्लांट ब्रीडर राइट ऑल्सो नोन एज द प्लांट वेराइटी राइट, अ वैरायटी शुड बी, वैरायटी कैसी होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। सो द वैरायटी शुड बी न्यू, डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म, स्टेबल। यस, सभी चीज़ें आएंगी। तो हमारी न्यू वैरायटी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हो सकता है उसको कल्टीवेट करने का मेथड्स भी अलग हो। ओके, तो कैलर क्लैरिटी टेस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, डिऑक्सी शुगर के लिए हम करते हैं। अल्कोहलिक बेंजिडिन, ये केमिकल है, यूज होता है अकेशिया की डिटेक्शन में। अकेशिया प्लांट है, अकेशिया और ट्रैकेन दोनों गम्स की कैटेगरी में आती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। अकेशिया प्लांट भी आप लोग एक बार देख लें। तो दिस इज द अकेशिया प्लांट। इस प्लांट से हमें गोंद निकलता है जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ मल्सीफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, बहुत से यूजेस हैं इसके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज जनरली यूज टू डिटेक्ट। तो आयोडीन का हम जनरली स्टार्च ग्रेन की डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है। फ्रोथ फॉर्मेशन टेस्ट हम लेते हैं सैपोनिन के लिए। ओके, और स्वेलिंग इंडेक्स अगर आए तो उसका आंसर क्या आएगा? जिस भी प्लांट में म्यूसिलेज प्रेजेंट है उसके लिए हम स्वेलिंग इंडेक्स निकालते हैं ड्रग का, जैसे इसबगोल हो गया या कोई भी गम हो गई। बोर्न टाइगर टेस्ट इज यूज फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स। अब जीआई टैग भी लग रहे हैं बेसिकली, वो इससे कंफ्यूज नहीं करना है, वो बिल्कुल अलग है जो कि हम कार्स में यूज़ कर रहे हैं। चलिए, उसमें से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उसमें कौन सी रेडिएशन या वेव्स के प्रोसीजर पे वो वर्क करता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ढूंढिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है जीआई टैग सभी के लिए मिलता है, हैंडीक्राफ्ट के लिए भी, फूड स्टफ के लिए भी और मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस के लिए भी। तो ये कुछ एक और क्वेश्चन थे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो इन द लास्ट आई एक्नॉलेज ऑल द सोर्सेज आई हैव यूज टू प्रिपेयर दिस वीडियो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक चैनल है नॉलेज थ्रस्ट जनरल नॉलेज, तो इस चैनल पे भी ज़रूर जाएं। जितने भी आपके कुछ एक वीडियोस हैं इसमें हिमाचल जीके से रिलेटेड, वो आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहेगा जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, या फार्मासिस्ट का हो या ड्रग इंस्पेक्टर का हो, सभी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज आएगा। अगर आप ये सोचें कि बिना जीके के आप किसी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर लोगे तो बहुत मुश्किल है। ड्रग इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चन जीके के आते हैं, जिसमें कि 10 हिमाचल के होंगे और 10 इंडिया जीके के आएंगे, जो अभी तक पैटर्न चल रहा है। उसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अगर आप दोगे कल को एम फार्मा करके या पीएचडी करके, उसमें भी जीके के क्वेश्चन आएंगे। तो कोशिश करो स्टेट जीके कम से कम आपका तैयार हो जाए, और थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको इस यूट्यूब चैनल से भी आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा, जिसमें मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।